नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में आज आपको लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 50 पैसे के आसपास ये स्टॉक अपने डाउन था अपने कल के क्लोजिंग से। तो आज हम बात करेंगे, पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के जो सीईओ हैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि जो ट्रेडर हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक है, ना कि ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत स्टॉक मिल जाएंगे, आप उन पर कंसंट्रेशन कीजिए, ना कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर कंसंट्रेशन कीजिए। तो अब हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। कंपनी का मर्जर हुआ था 2018 में। आईडीएफसी जो बैंक था, जो एक आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ी फर्म्स होती हैं, उनको एक लोन दिया करता था। तो वहाँ पर जो इनकी कैपिटल फर्स्ट थी, जो वी वैद्यनाथन साहब की, जो फिलहाल में इस कंपनी के सीईओ हैं, उनकी एक कंपनी थी कैपिटल फर्स्ट और एक बैंक था आईडीएफसी बैंक। तो उसको और कैपिटल फर्स्ट को जब ये इनका मर्जर हुआ तो इनका नाम पड़ गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वी वैद्यनाथन साहब के बारे में आपको मैं वी वैद्यनाथन सर के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं। इन्होंने आईसीआईसी बैंक में रिटेल बैंकिंग बिल्ड की थी 2001 से लेकर 2009 तक, जो कि एक शानदार अब तक की सबसे बेहतरीन रिटेल बैंकिंग मानी जाती है 2010 तक की। और इनके बारे में बताऊंगा, जो कैपिटल फर्स्ट जब इन्होंने शुरू किया था तो उसके एनपीए आपको मैं याद करा दूं तो उसके एनपीए लगभग 4.76% थे, जो कि इन्होंने वो 10 सालों के अंदर जो इन्होंने घटाकर 0.43% पर लेकर आए थे, जो कि एक बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है इनके नेट एनपीए में। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो आपको इस स्टॉक में अगर आपको एक नुकसान है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए। अगर आप एक रिटेल बैंकिंग में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एक रिटेल बैंकिंग में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तभी आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो वी वैद्यनाथन सर जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारा एक रिटेल बैंकिंग का प्लान है, उन्होंने कहा था कि वह हम आने वाले 5 सालों में 70% रिटेल रखेंगे और 30% होलसेल बैंकिंग रखेंगे। क्योंकि आपने देखा है कोविड से पहले, देखिए कोविड के बाद थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में रिटेल बैंकिंग विल बी लीड इन द मार्केट। क्योंकि होलसेल बैंकिंग में अगर आपकी एक फर्म ने भी डिले किया पेमेंट में, तो आपको पूरे Q1 के Q2 के या एक किसी भी पूरे क्वार्टर के प्रॉफिट हिल जाते हैं होलसेल बैंकिंग से। आईसीआईसी बैंक होलसेल बैंकिंग में एक बेस्ट बैंक माना जाता है। पर जो इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो वी वैद्यनाथन है, उन्होंने कहा है कि वो एक रिटेल बैंकिंग बिल्ड करेंगे अपने आने वाले 5 सालों में। तो आपको हमेशा, अगर आप रिटेल बैंकिंग में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ है। रिटेल बैंकिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिटेल बैंकिंग होता है कि जैसे आप और मैं हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक के लोन दिए जाते हैं, उससे ऊपर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, उससे रिटेल बैंकिंग कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रिटेल बैंकिंग में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको लगता है कि फ्यूचर में रिटेल बैंकिंग में एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी है, ग्रोथ भी है, तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ये स्टॉक की आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की इसकी मैं एक विधि बता देता हूं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको ये 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के नहीं, आपको कम से कम 5 से 6 साल के लिए स्टॉक में वेट करना होगा एक रिजल्ट देखने। क्योंकि जो इनर पिक्चर है
स्टॉक में वो आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी। आप इसकी पूरी एनुअल रिपोर्ट देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से, जो CEO हैं इस कंपनी के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कंपनी के बारे में समझाया है। उन्होंने कहा है जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस कंपनी के वो बहुत ही बेहतरीन है, पर देखिए जो होलसेल लोन है इनके जो पेंडिंग है, इन पर जो इन्होंने बिल्ड नहीं किए, जो IDFC बैंक में से मर्जर से पहले आए हैं, वो इनके लिए पेन है, ना कि रिटेल बैंकिंग इनके लिए पेन है। जो होलसेल लोन इन पर पेंडिंग है वो इनके लिए मेन पेन है। इन देखिए जब मर्जर हुआ था कंपनी का, तब इनके पास लगभग 22,000 करोड़ के लोन पेंडिंग थे होलसेल, वो और वो अब लगभग 9,900 करोड़ के आसपास रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 2.5 साल में बैंक ने कितना कम अपने होलसेल लोन किए हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब बैंक का मर्जर हुआ था तो बैंक के मर्जर के वक्त, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बैंक का मर्जर हुआ था तो बैंक लगभग 30% के आसपास रिटेल बैंक था। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इस बैंक ने वी वैद्यनाथन जी ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है रिटेल बैंकिंग में। लगभग 2.5 साल में आपको 70% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देखिए जो ट्रोल करने वाले हैं वो कहेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का कुछ नहीं हो सकता, पर आपको एक रियलिटी समझनी पड़ेगी कि बैंक में दिक्कत कहाँ से है। बैंक में दिक्कत है होलसेल, और वो ये नहीं कह रहे कि हम होलसेल को संभालेंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा कचरा है, जो IDFC बैंक से हमारे कचरा लोन आए हैं, जो एक बेकार, जो पेंडिंग मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है उनके उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जो होलसेल लोन का एक पार्ट है, वो उनके लिए एक मेन पेन है। उन्होंने कहा है जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो जिसमें एक वोडाफोन का भी 3-3.5 करोड़ का लोन था। यहाँ पर आप देखेंगे जब वोडाफोन की न्यूज़ आई थी, वोडाफोन की न्यूज़ आने के बाद कंपनी के स्टॉक में आपको एक लगातार एक गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट का कारण यही था कि वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला ने, जिन्हें अपना गवर्नमेंट को कहा था कि जो उनका 27% का स्टेक है वो गवर्नमेंट ले लें, और वो फ्री में उस स्टेक को दे रहे थे। तो इन्वेस्टर को लगा कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान IDFC फर्स्ट बैंक को होगा, क्योंकि उनकी लोन बुक का लगभग 2.5% वो 3,3200 करोड़ ओन करती थी, वही जो वोडाफोन को उन्होंने दिया था। तो यहाँ पर जो वोडाफोन को रिलीफ मिला है उसमें मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो उन्हें 4 साल का मोरेटोरियम मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट IDFC फर्स्ट बैंक को होगा। क्योंकि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे 9,900 करोड़ के, उसमें से 3,200 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन का ही है। आप देखिए 9,300 करोड़ में से आप कितने, वो लगभग 6,000 करोड़ के इनके लोन पेंडिंग रह जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। और कंपनी ने कहा है कि वी वैद्यनाथन जी ने कहा है कि आने वाले 2024 तक या 2025 तक ये बैंक, दोस्तों ध्यान रखिए, ये बैंक एक कंप्लीटली रिटेल ओरिएंटेड बैंक होगा। उन्होंने कहा है कि होलसेल को भी रखेंगे, पर द मेन पोर्शन ऑफ दिस बैंक विल बी रिटेल ओरिएंटेड बैंक। और उन्होंने एक बात और अपनी एनुअल रिपोर्ट में कही थी कि जो कंपनी के NPA हैं आने वाले वक्त में वो टारगेट कर रहे हैं कि वो 1% से लेस देन होंगे, और जो उनके ग्रॉस NPA होंगे वो भी लगभग आप लगा सकते हैं 2% से नीचे होंगे। उन्होंने एक बात और कही है कि इस बैंक ने 2.5 साल में, आप यहाँ पर एक बात और देखिए कि बैंक की जो काशा रेशो थी वो लगभग 8% के आसपास थी जब इनका बैंक का मर्जर हुआ, और वो अब लगभग 50.75% के आसपास है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। लोन बुक की बात करें तो उन्होंने दिया है कि लगभग 25% से हर साल उनकी रिटेल बैंकिंग की लोन बुक है वो इंक्रीज होगी। पहले वो क्या कर रहे थे, मान लीजिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जैसे इनका एक बैंक है उसमें ये होलसेल है, ये रिटेल है। पहले वो क्या कर रहे थे कि जो इनकी बैंक की बुक है इसे इंक्रीज नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, होलसेल को काटते जा रहे थे और रिटेल को इंक्रीज करते जा रहे थे, जिससे उनका बैंक लगभग अब 70% के आसपास रिटेल हो चुका है। अब उन्होंने क्या करे, अब वो साथ ही साथ अपने बैंक का साइज भी बड़ा कर रहे हैं और होलसेल बैंकिंग को भी कम कर रहे हैं, जिससे उनके लोन्स में डिफ़ॉल्ट कम हो। और यहाँ पर आपको देखने की बात, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट में ध्यान से देखिए कि कंपनी के जो रिटेल बैंकिंग के ग्रॉस NPA और NPA हैं और जिनके होलसेल के NPA हैं वो एक बहुत ही शानदार तरीके
तरीके से उन्होंने मैनेज किए हुए हैं। पर जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के एनपीए हैं वो इनके लिए मेन पेन है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो वी वैद्यनाथन साहब ने जिस तरीके से कैपिटल फर्स्ट में, आईसीआईसी बैंकिंग में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्केट के हिकअप से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद आपको और हिकअप्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ यही है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 साल 10 साल, तभी आपको इस बैंक को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए जब अमेज़ोन स्टार्ट हुआ था तो अमेज़ोन की सेम हालत थी। अमेज़ोन एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर जिसे लगता था कि आने वाले वक्त में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी, अच्छा ग्रोथ कर सकती है, उसी ने इसमें इन्वेस्ट किया था। अगर आपको लगता है कि कंपनी में रिटेल बैंकिंग में अगर आपको भरोसा है, अगर आपको लगता है कि रिटेल बैंकिंग एक अच्छी आप लगा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि रिटेल बैंकिंग में एक अच्छी ग्रोथ आने वाले वक्त में है, तभी आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको देखिए, इस स्टॉक में आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कीजिए अगर आप वी वैद्यनाथन जी के बारे में जानते हो। अगर आप वी वैद्यनाथन जी पर आपको कोई भरोसा नहीं है, कि आपको उन पर विश्वास नहीं है, तब आपको बिल्कुल भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पहले आप वी वैद्यनाथन जी के बारे में पढ़िए, तभी आप इस स्टॉक में आपका बिलीव इंक्रीज होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।